तो पहले हम लोग क्या किए थे, शेयर होल्डर फंड ऑलरेडी कर लिए थे, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट कर लिए थे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये वाला था, एक बार जस्ट जस्ट दिखा देते। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये वाला था, यस और नो। जहाँ पे भाभी का नाम आया था, भाभी का नाम क्या है तुम्हारा, शॉम्पा, देखो तो याद है तुम लोग को, भाभी का नाम याद है, बट क्या करवाए वो याद नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, ये सारा चीज पढ़ा दिए थे। लॉल, एसओएस याद आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के थे, नॉन करेंट एसेट वाला पार्ट, सब एड वाला पार्ट के थे, जहाँ पे तुम्हारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये सब था। क्लियर। उसके बाद शेयर होल्डर फंड में ऑथराइज क्या होगा, इशूड क्या होगा, ये पढ़ा दिए थे। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कौन से रिजर्व होगा वो भी पढ़ा दिए थे, ये सर नो, जल्दी से बताओ। ये सारी चीज़ें पूरा पढ़ा दी थी कि आइटम क्या होगा, मेन यूनिट में कहाँ पे आएगा, सब एंड में क्या होगा, पूरा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर दिए थे। एसेट वाला पार्ट नहीं करवाया था, एसेट वाला पार्ट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हम लोग करवा दिए थे बुक से, ठीक है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड वाला पार्ट भी हम लोग करवा दिए थे। क्लियर, डन, जल्दी से बताओ एक बार, हाँ या ना, ठीक है। सब्सक्राइब, फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप, ये सब हो गया था। आज जो हम लोग करने वाले वो नेक्स्ट पार्ट है, उसके बाद वाला पार्ट है। बैलेंस शीट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है इक्विटी लायबिलिटीज एंड दूसरा है एसेट्स। इक्विटी वाला पार्ट हम लोग का हो गया था, उसके बाद लायबिलिटीज वाला पार्ट होने वाला है। तो लायबिलिटीज को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन लायबिलिटीज क्या होता है, एक लायबिलिटी क्या होता है तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरा लायबिलिटी होता है तुम्हारा करंट लायबिलिटीज। क्लियर। तो लायबिलिटीज का दो पार्ट होता है, वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड अनदर वन इज करंट लायबिलिटीज, ठीक है। जस्ट सुनना है और कुछ नहीं। 10.17 आई गेस, 816, देखो तो एक बार। तो लायबिलिटीज का दो पार्ट है, एक है नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरा है करंट लायबिलिटीज। क्लियर। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज कैसे समझोगे, अगर लायबिलिटीज पेमेंट करना है बियॉन्ड 12 मंथ, मतलब बैलेंस शीट डेट के 12 महीने बाद जाके पेमेंट करना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब सपोज मेरे को ओवीडू को पेमेंट करना है, ठीक है, और बोल रहे हैं ओवीडू से लोन लिए, ओवीडू को पेमेंट करने वाले हम बहुत दिन के बाद, वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर। एंड विद इन द 12 मंथ्स अगर पेमेंट करना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज, नॉर्मल सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड अनदर वन इज करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटी। कितना सुंदर सा बात किया, क्या बोला, लड़का कौन है, जो लड़की नहीं है, हाँ वैसे ही क्या बोला, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, जो करंट लायबिलिटीज नहीं है। ओके ओके, डन। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है, दोज लायबिलिटीज विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। तो मेरे को क्या समझना होगा, करंट लायबिलिटी है क्या। अगर करंट लायबिलिटी समझ में आ गया तो दूसरा सब कुछ नॉन करंट लायबिलिटी होगा। तो करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन अ कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कब पेमेंट होगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में पेमेंट होगा। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल बाद में देखने वाले, ठीक है। तो कब होने वाला पेमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज तुम्हारा, करंट लायबिलिटीज का पेमेंट होगा एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दारा एक सेकंड। तो करंट लायबिलिटीज क्या होगा, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में वो पेमेंट हो जाएगा। पहला, हेल्प प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मतलब वो ट्रेडेड के लिए रखा है, मतलब वो जो अमाउंट आया था वो फॉर ट्रेडेड हुआ था। नेक्स्ट, ड्यू टू बी सेटल विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो जाएगा, विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्लियर। तो 31 मार्च के पहले पेमेंट होने वाला है। ये सब कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। एनी ऑफ द एवर फोर कंडीशन लायबिलिटीज शोन एज करंट लायबिलिटीज। मतलब कोई भी चार कंडीशन में और लिखा हुआ है, देखो, और मतलब कोई भी चार कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चारों में से कोई भी एक, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी बोलेंगे। अगर करंट लायबिलिटी पता चल गया तो बाद बाकी जो भी चीज़ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे कुछ है क्या, एग्जाम में भी आता है ऑपरेटिंग साइकिल वाला पार्ट, तो एक बार जस्ट समझ लो, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ किया हुआ है, जस्ट समझ लो। प्रिंट आउट जब मिलेगा वहां पे पूरा लिखा रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, कब सेटल हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल मेनली 12 मंथ्स का होता है। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी मे बी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स
और लेस और मोर, मतलब कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली 12 मंथ्स होता है, 12 मंथ से कम भी हो सकता है, 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? 12 मंथ्स हो सकता है, 10 मंथ्स भी हो सकता है, 14 मंथ्स भी हो सकता है। क्लियर? 12 मंथ से कम भी हो सकता है, 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर 12 मंथ्स भी हो सकता है। ऑपरेटिंग साइकिल इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस. Liabilities payable within 12 months from the date of balance sheet are shown as current liabilities. Liabilities are payment within the 12 months from the balance sheet date is called current liabilities. Operating cycle is more than 12 months, say 18 months. The liabilities payable within the 18 months from the balance sheet date shown as a current liabilities. यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिमाग खराब हो जा रहा है. Liabilities settled after 12 months is called non-current liabilities. क्या सब बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा. एक एक करके बोलते हैं. फर्स्ट, बैलेंस शीट का डेट कितना होगा? बैलेंस शीट कितना मंथ का होता है? 12 मंथ्स का. 12 मंथ से बैलेंस शीट ज्यादा हो सकता है कभी भी? कभी नहीं होने वाला. 12 मंथ से ज्यादा कभी भी बैलेंस शीट नहीं होने वाला है. बैलेंस शीट हमेशा 12 मंथ से कम हो सकता है, बट ज्यादा नहीं होगा. सपोज मेरा बिजनेस शुरू हुआ है 1 जुलाई को, बैलेंस शीट कब बनेगा? 31 मार्च में. तो उस टाइम में मेरा थोड़ा अप्रैल मई जून 3 मंथ का गया, 9 महीने का. नेक्स्ट साल में क्या हो जाएगा? 12 मंथ्स की होने वाले. मतलब बैलेंस शीट 12 मंथ्स तक होगा. 12 मंथ से कम हो सकता है, बट ज्यादा कभी नहीं होने वाले. बट ऑपरेटिंग साइकिल कम भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. क्लियर? तो मैं अगर बोलता हूं कि मेरा जो लायबिलिटीज मेरे को पेमेंट करना है, मेरा लायबिलिटी मेरे को पेमेंट करना है, बैलेंस शीट डेट है तुम्हारा 12 मंथ्स का, बट ऑपरेटिंग साइकिल है तुम्हारा 18 मंथ्स का. तो कब तक मेरा लायबिलिटी पेमेंट करना है? अगर 18 मंथ्स तक पेमेंट कर देंगे तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी होगा. अगर 18 मंथ से बाद में पेमेंट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी बोलेंगे. ठीक है, ये वाला एक सिचुएशन आया. नेक्स्ट, बैलेंस शीट तुम्हारा 12 मंथ से, ठीक है. ऑपरेटिंग साइकिल सपोज तुम्हारा दिया हुआ है 10 मंथ से. तो लायबिलिटीज 12 महीने तक पेमेंट कर सकते हैं. अगर पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो करेंट लायबिलिटी होगा. उसके बाद अगर पेमेंट करेंगे तो नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाएगा. मतलब 12 मंथ्स, अगर ऑपरेटिंग साइकिल बाद में हो जाता है तो उतना तक टाइम रखेंगे. एग्जाम्पल देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा ये चीज, उसके पहले समझ में नहीं आने वाले. अब ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है पहले ये देख लो. तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है? टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मतलब बैलेंस शीट डेट के, मतलब टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट एक्वायर किए, उसके बाद उसको कैश में कब तक कन्वर्ट होगा, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग साइकिल. क्लियर? ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो एज्यूम करेंगे वो 12 महीने का ही है. क्लियर? एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल कब होगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स बनाएगा, उसके बाद उसको सेल करेगा एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा. ये जो पूरा एकदम सर्कल है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग साइकिल. फर्स्ट परचेस किए 3 मंथ्स, उसके बाद उसको प्रोसेस किए 4 मंथ्स, उसके बाद उसको फिनिश गुड्स में बनाया है 2 मंथ्स, उसके बाद उसको 4 महीने तक फिनिश गुड्स को सोल्व करने में लग गया, फिर रिसीवेबल को रियलाइज करने में लग गया एंड कैश में कन्वर्ट हो गया. मतलब एक्विजिशन से कैश में कन्वर्ट करने के बीच में जितना भी टाइम होगा उस टाइम को प्लस करेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल कितना मंथ निकला? 13 मंथ्स. तो बैलेंस शीट डेट कितना है? 12 मंथ्स. ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 13 मंथ्स. तो मेरा करंट लायबिलिटी पेमेंट करने का टाइम तक है कितना? 13 मंथ्स. मतलब 13 मंथ्स के अंदर अगर पेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी होगा, 13 मंथ्स के बाद अगर पेमेंट करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये वाला, इसको हम लोग देखने वाले. ठीक है, उसके पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो. हेल्प प्राइमरी फॉर ट्रेडेड, मतलब ट्रेड करने के लिए, मतलब ट्रेड मतलब होता है परचेज और सेल करने के लिए. वहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ था. तो पहला वाला क्या था यहाँ पे? नंबर 1, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. ये पढ़ लिए. नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? 12 मंथ्स होता है. अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसके कम भी हो सकता है. ऑपरेटिंग साइकिल समझ में आ गया. ट्रेडेड का मतलब क्या हुआ? परचेज एंड सेल्स.
नेक्स्ट ड्यू डेट ये वाला तुम्हारा 12 मंथ्स के अंदर अंदर होने वाला है, ड्यू डेट तुम्हारा बैलेंस शीट का 12 मंथ्स के अंदर अंदर होने वाला है। क्लियर? अब यहाँ पे जो भी चीज़ है ये समझ में आएगा तभी जाकर ये वाला हम लोग सम्स अच्छे से करेंगे। ठीक है, जस्ट देखोगे ये वाला सम, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट दिखाएंगे। फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 10 मंथ्स। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है बताओ, 10 मंथ्स। पीरियड ऑफ पेमेंट कितना है, 8 मंथ्स। एंड बैलेंस शीट कुछ नहीं बोला तो 12 मंथ्स। बैलेंस शीट कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे फोकस करो पहले, उसके बाद हाईलाइट बाद में घर में करना। ठीक है, तो बैलेंस शीट कब तक है तुम्हारा, 12 मंथ्स। तो ये सारा चीज तुम्हारा है, एक एक करके। फर्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 10। बैलेंस शीट डेट कब होता है, नॉर्मली 12, और वो पेमेंट कर दिया 8 महीने तक, मतलब 12 महीने को एक्सीड नहीं किया, तो करंट लायबिलिटीज। दैट मीन्स क्या हो गया, पेमेंट डेट कब है, 8 मंथ्स में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, 10 मंथ्स। बैलेंस शीट डेट क्या है, 12 मंथ्स। तो विद इन द बैलेंस शीट डेट कम कर दिया ना, कोई भी एक कंडीशन से जिसपे करना होता है, विद इन द बैलेंस शीट कर दिया ना 8 पेमेंट, तो ये क्या हो गया, करंट लायबिलिटी बन गया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ्स, बैलेंस शीट डेट है 12 मंथ्स, पेमेंट भी 12 महीने में किया, करंट लायबिलिटी, एक्सीड नहीं किया ना। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ्स, बैलेंस शीट डेट है 12 मंथ्स, उसको बाहर पेमेंट किया, मतलब 15 मंथ बाद जाके पेमेंट किया, तो नॉन करंट लायबिलिटीज। ऑपरेटिंग साइकिल को भी क्रॉस कर गया और बैलेंस शीट को भी क्रॉस कर गया। नेक्स्ट वाला, बैलेंस शीट डेट है 12 मंथ्स, बैलेंस शीट डेट है 12 मंथ्स, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ्स, एंड विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पेमेंट कर दिया, तो क्या हो गया, करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? लास्ट वाला, बैलेंस शीट डेट 12 मंथ्स है, ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है, और पेमेंट किया 18 मंथ्स के बाद 24, तो नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल देख के और भी अच्छे से क्लियर हो गया। एंड इससे साम्स पूछा जाता है, ये करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी है, अगर ये सिचुएशन है तो। एग्जैक्टली ठीक है, सीबीएसई का तो फेवरेट टॉपिक है। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे हम लोग समझ में आएगा कि करंट लायबिलिटी है कि नहीं। तो कैसे समझ में आया, तुम लोग देखोगे कि बैलेंस शीट डेट 12 महीने है, ऑपरेटिंग साइकिल उससे ज्यादा है, तो उसको एक्सीड नहीं करने वाले। उसको अगर एक्सीड करने के बाद पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 12 महीना है तुम्हारा बैलेंस शीट, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल है तुम्हारा 8 मंथ, ठीक है, और मैं पेमेंट कर रहा हूँ 7 मंथ में, क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट 12 मंथ्स है, ऑपरेटिंग साइकिल 24 मंथ्स है, और पेमेंट कर रहा है 18 मंथ्स में, करंट लायबिलिटीज। ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हारा बैलेंस शीट है 12 मंथ्स, ऑपरेटिंग साइकिल है 18 मंथ्स, पेमेंट कर रहे हैं 19 मंथ्स में, नॉन करंट। मतलब दोनों को अगर क्रॉस करके पड़ेगा तो ठीक है, इसको भी क्रॉस करके इसको भी क्रॉस करके दोनों को क्रॉस किया तो नॉन करंट लायबिलिटीज। ऑपरेटिंग साइकिल बैलेंस शीट उसको भी क्रॉस कर गया, नॉन करंट लायबिलिटी। मतलब क्या समझ में आया, ऑपरेटिंग साइकिल भी क्रॉस कर गया, बैलेंस शीट को भी क्रॉस कर गया, दैट मीन्स नॉन करंट लायबिलिटीज। अदरवाइज बीच में आगे पीछे बीच में कुछ भी होगा तो तुम्हारा करंट लायबिलिटी होगा। क्लियर? तो ये समझ में आया कि करंट लायबिलिटी होता क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी होता क्या है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, लॉल, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ओ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जिंदगी में डी कोई काम नहीं है। ओके, डेफर्ड टैक्स डेफर्ड में रहे। ओके क्लियर? लॉल, एल ओ एल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। व्हाट इज बोरोविंग्स, किसी से कुछ भी उधारी में ले रहे हैं मतलब बोरोविंग्स, लोन ले रहे हैं मतलब बोरोविंग्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आगे क्यों नहीं आया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब अगर कंपनी लोन लेता है उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। कुछ नहीं लिखना हो रहा है, जस्ट तुम लोग समझ रहे हो, देख रहे हो तो अच्छे से समझ लो, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। लोन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा, जैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक और प्राइवेट लेंडर्स। व्हाट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मैं अनुकृति, फिर हिमांशी, जिज्ञासा, फिर शाइनी, फिर सत्यजितम, सबसे लोन ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, उससे लोन लिया है, ठीक है, तो मैं उसको एक सर्टिफिकेट दे दूंगा,
कि ये सर्टिफिकेट रखो, इसके मतलब ये है कि मैं तुमसे लोन लिया, ये सर्टिफिकेट वो प्रूव करते हैं। तो कंपनी क्या करता है, ऐसे करके सर्टिफिकेट इशू करते हैं लोन के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। तो वो जो लोन इंस्ट्रूमेंट है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। तो डिबेंचर्स मतलब क्या होगा, लोन। बॉन्ड भी सेम, लोन। फिक्स डिपॉजिट और पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट लिया वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा लोन। क्लियर। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स, एक टाइम के बाद क्या करना होता है, मेरे को पेमेंट करना होगा डिबेंचर्स को। क्लियर, डिबेंचर्स को पेमेंट करना होगा, लोन लिए तो पेमेंट करना होगा ना एक टाइम के बाद। वो लोन मैं क्या कर रहा हूँ, विथ प्रीमियम पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर्स, वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट करना है वो। क्लियर। टर्म लोन फ्रॉम बैंक और अदर पार्टीज, अगर टर्म लोन लिए तभी भी वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बॉडीज हो जाएगा। अदर लोन्स एंड एडवांस अगर लिए तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉन करेंट लायबिलिटीज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बॉडीज में आ जाएगा। क्लियर। तो ये सारा चीज तुम्हारा क्या है, लॉन्ग टर्म बॉडीज। इसका पूरा डिटेल्ड जो तुम्हारा पार्ट है, मतलब आइटम्स है, वो एक जगह पे ऑलरेडी करके रखे हैं। ये वाला चीज क्यों समझा रहे, जिससे तुम्हारे दिमाग में जाए कि क्या क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो बोले थे इंपॉर्टेंट है। करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब अगर 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होने वाला है उस डिबेंचर्स को, लोन का, ऑपरेटिंग साइकिल एंड बैलेंस शीट के उस बीच में अगर पेमेंट है या फिर पहले पेमेंट है, तो क्या हो जाएगा, अगर करेंट मैच्योरिटीज है, मतलब करेंट मैच्योरिटीज मतलब कुछ टाइम बाद ही मैच्योर होने वाला है, उस टाइप का डिबेंचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटी बोल देंगे। क्लियर, क्योंकि तुरंत पेमेंट करना है। तो अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, एक लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स है उसका एक पार्ट बिकम्स ड्यू विद इन 12 मंथ्स और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सच पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शोन एज अ करंट लायबिलिटीज, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। क्लियर। डेफर्ड टैक्स हम लोग की जिंदगी में कोई काम नहीं है, तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब उसको छोड़ के बाकी सब लायबिलिटीज कहाँ पे जाने वाला है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाने वाले। जैसे क्रेडिटर्स को 12 महीने के बाद पेमेंट करना है, बिल्स पेबल को 12 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी प्रोविजन बना है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, मतलब 12 महीने के बाद। जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। ठीक है, ये नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर, समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर्स लोन ले रहे हैं, एल हो गया। अदर मतलब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे बैठा है, अदर में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन बना रहे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। क्लियर, नाम पे तुम्हारा समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में क्या होता है, SOS, सॉस, बीच में एक टी भी आ जाता है, टी फॉर ट्रेड पेबल। तो एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, मतलब वही बोरोविंग्स अगर तुम्हारा विद इन 12 मंथ पेमेंट होने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में। ट्रेड पेबल में दो पार्ट आता है, वन इज क्रेडिटर्स एंड अनदर वन इज बिल्स पेबल। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अदर करंट लायबिलिटीज जैसे एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करते थे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज, प्री रिसीव्ड इनकम करंट लायबिलिटीज। क्लियर। अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटीज। अब अनक्लेम डिविडेंड बोरोइंग थोड़ी है, अनक्लेम डिविडेंड ट्रेड पेबल थोड़ी है, अनक्लेम डिविडेंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन थोड़ी है। कहां पे जाने वाला है, कहां पे जाने वाला है, अदर में जाने वाला है। क्लियर, ऐसे करके आइडेंटिफाई करना होगा तुमको, आइटम दे दिया जाएगा और आइटम से तुमको बताना होगा कि कहां पे चीज वो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द 12 मंथ्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग साइकिल या फिर बैलेंस शीट। जैसे लोन रिपेबल ऑन डिमांड, ओवरड्राफ्ट लिमिट, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिए, कैश क्रेडिट लिमिट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, अदर लोन, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। समझ में आ गया, अभी बोले कुछ टाइम पहले ऊपर में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। ट्रेड पेबल में दो चीज आता है, वन इज क्रेडिटर्स एंड अनदर वन इज BP। और अदर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटरेस्ट एक्रूड, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, ये सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। क्लियर। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब जो भी प्रोविजन बना रहे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सब तुम्हारा कहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे।
अब प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या है? प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन बना रहे, इट इज अ लायबिलिटी। रिजर्व बना रहे छुपा के, शेयर होल्डर्स मनी। प्रोविजन बना रहे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डिप्रेशन या फिर एक्सपेंस। रिजर्व कैन बी स्पेसिफिक और कैन बी जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए रिजर्व बनाए, समझ में आ गया, स्पेसिफिक हो गया। और कोई भी ऐसा ही पर्पस के लिए बनाए तो जनरल रिजर्व, ठीक है। भाई के पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ रहे, तो भाई का पढ़ाई का चीज स्पेसिफिक हो गया। ऐसे ही जमा रहे, कुछ भी करेंगे उससे, वो क्या हो गया? जनरल। क्लियर? प्रोविजन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये तो मेरे को पता है, आप भी पढ़े थे हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट वन, प्रोविजन होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। रिजर्व होता है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में अंदर आ जाएगा। क्लियर? प्रोविजन लीगल रिक्वायरमेंट है और रिजर्व क्या होता है? प्रूडेंसी कंसेप्ट मैटर करते हैं यूज के लिए। बस इतना पढ़ के चलोगे। अब यहाँ पे मेरे को इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोल रहे हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या आता है बताओ। तुम क्या बोलोगे? सर पता है मेरे को। पहला, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड। नंबर 2 भाभी, नाम शंपा। नेक्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटीज। एड उसके बाद करेंट लायबिलिटीज। मतलब जस्ट पूछ रहे कि क्या क्या आ सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड। ओ भाभी का नाम समझ में नहीं आ रहा तुमको? SAMPA तो मान नाम ना तो আবার ওকে না একবার এরকম হয়ে গেছিল, আমি শম্পা শম্পা বলে গেছি, শম্পা বৌদি বলে গেছি, ব্যাস কারণ মার नाम ছিল শম্পা, ठीक है। तो लास्ट में जाके बोला मेरा मम्मी का नाम था सर, सॉरी, जस्ट एग्जाम्पल के लिए था। शेयर एप्लीकेशन मनी पेनी, ओ सॉरी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्लियर? कैसे याद रखोगे? ऐसे क्या करोगे ना। अच्छा, अब तुमसे पूछा गया शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? 3 चीज, सॉरी 2 चीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव, देखिए शेयर वारंट आता है। उसके बाद शेयर होल्डर फंड, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? लॉल, बीच में डी आता है। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डी आता है बीच में। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? STOS, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग, स्टेट पेबल, ओ अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर? इसके बाद बोल रहे रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ कुछ एग्जाम्पल बता दो ना, क्या क्या होगा? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल डिटेंशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग में कुछ कुछ एग्जाम्पल बता दो ना, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब जो चीज है। शॉर्ट टर्म बॉर्डिंग्स में 3 आइटम बता दो ना, कोई भी शॉर्ट टर्म बॉर्डिंग्स तुम्हारा शॉर्ट टर्म बॉर्डिंग्स में आएगा। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये। क्लियर? अदर में क्या क्या आ सकता है? अनपेड डिविडेंड, ये सब आता है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ऐसा क्वेश्चन कि ये सारा आइटम रहेगा, अब ये आइटम को कौन सा मेन हेड होगा एंड उसका कौन सा सब हेड होने वाला। फॉर एग्जाम्पल एक करवा देते, जैसे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कहाँ पे आता है? क्या सोच रहे हो? डिबेंचर्स पहले सब हेड सोचोगे, उसके बाद मेन हेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिबेंचर्स क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स किसके अंदर आता है? ऐसे करके करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे क्या? लॉन्ग टर्म बोर्डिंग सब हेड, उसके बाद क्या सोचोगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर? डिपोजिट्स, पब्लिक डिपोजिट कहाँ पे आता है? सेम, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम रिजर्व के अंदर आता है, और रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर फंड। क्लियर? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व नाम पे छुपा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड। फॉरफिटेड शेयर्स कहाँ पे आता है? वो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, shown as the last entry below subscribed share capital, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। इंटरेस्ट एक्रूड, ड्यू ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेमेंट करना बाकी है, अदर करेंट लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटीज के अंदर रहेगा। इजी है ना। नेक्स्ट वन, बिल्स पेबल, स्टेट पेबल, करेंट लायबिलिटीज, इजी है ना। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर लोगों से एडवांस लिया है, अदर में जाने वाला है। नेक्स्ट वन, सुंदरी क्रेडिटर्स, स्टेट पेबल, करंट लायबिलिटीज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, एंड लास्ट में दिया हुआ है तुम्हारा अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। तो अदर करेंट लायबिलिटीज, अनपेड डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, अदर करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्रूड है इसीलिए। क्लियर? कैसे करोगे? समझ में आ गया? कैसे करोगे? समझ में आ गया? चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार फटाफट आइटम, जस्ट आइटम लिखोगे,
उसके बाद मेन हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा, फटाफट लिखोगे जल्दी से कॉपी में। देखो अनक्लेम डिविडेंड तुम्हारा लाइबिलिटी है तो समझ में आ गया। अब ना लॉन्ग टर्म है ना शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा, तो करंट लाइबिलिटी के अंदर होगा। अब करंट लाइबिलिटी में क्या होता है, एसटीओएस, बोरोविंग्स तो नहीं है, ट्रेड पेबल तो है नहीं, प्रोविजन तो है नहीं, क्या बचा हुआ, अदर। तो ऐसे करके तुम लोग करोगे। क्लियर, समझ में आया। कॉल्स इन एडीआर समझ में आ गया, शेयर होल्डर से रिलेटेड है। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप आता है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड आता है। फिर अनपेड डिबेंचर्स का इंटरेस्ट अदर करेंट लाइबिलिटीज, और करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड अदर करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। करेंट मैच्योरिटीज और लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। करेंट मैच्योरिटीज है ना। और एरियर क्यूमुलेटिव डिविडेंड ये कभी कहीं पे नहीं लिखे, तो वो एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट्स होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, वो लायबिलिटी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्लियर, लायबिलिटी हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अगर तुमको पता नहीं है कि वो लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कंटिंजेंट। अगर पता चल जाता है, हाँ ना साबित नहीं होगा, उसका कंटिंजेंट लायबिलिटी बस ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब खाली देखते चलो, अब खाली देखते चलो। नेक्स्ट वाला बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। हाँ ना 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 ना, बोरविंग्स, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिए, बोरविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू क्या हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अदर करंट लायबिलिटीज। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कॉल दे दिया पैसा, करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज। आइटम सब समझ जाओ, ऑटोमेटिकली मेनर हो जाएगा। मेनर क्या है, 3 मेनर है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर ही जो भी होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू अदर, इंटरेस्ट ड्यू अदर। क्लियर। रिजर्व, कस्टमर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेबल, अदर। क्लियर। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बिकॉज एडवांस फ्रॉम लॉन्ग टर्म दिया हुआ है इसीलिए, नहीं तो क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। क्लियर, अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, इसके कारण ही क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म में आने वाले। डन। नेक्स्ट, स्टेट पेबल करंट लाइबिलिटीज के अंदर तुम्हारा आ जाएगा, स्टेट पेबल्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटीज के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव अमाउंट में आएगा बिकॉज डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है इसीलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस में आने वाला है। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस है मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। चलो इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड क्या हो जाएगा, प्रोपोज किया है डिविडेंड, कंटिंजेंट लायबिलिटीज नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगा। प्रोपोज की हो तुम, वो हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, कैसे याद रखोगे, समझ में आया। ठीक है, हर एक लड़का का लाइफ स्टोरी, प्रपोज की हो, कंटिंजेंट इवेंट है ना, हाँ भी बोल सकते हैं ना भी बोल सकती है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन शेयर मतलब अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन शेयर कैपिटल शोन इज द नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर का मतलब क्या होता है, अभी तक वो कॉल नहीं किया, बाद में कॉल करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल बताओ, ट्रेड पेबल बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डिविडेंड अनपेड है मतलब करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। डेबिट बैलेंस है, समझ में आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव अमाउंट। क्रेडिट बैलेंस है मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। कंप्लीट, देखो कंप्लीट। इसके बाद हम लोग को एसेट पढ़ना होगा। एसेट का ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख के रख दिया हूँ, इतना सारा चीज पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है। पहला पेज ये, सेकेंड पेज ये, थर्ड पेज ये, फोर्थ पेज में पूरा इक्विटी लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है पूरा दिया हुआ है। क्लियर, इसमें भी पूरा दिया हुआ है, इसके बाद एक भी चीज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद एसेट शुरू होता है। एसेट में पहले ऐसे रहता है
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। एसेट में दो टाइप का एसेट होता है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। एसेट में दो टाइप का एसेट होता है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहले क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसमें अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद क्या आता है, इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके होता है ना। चलो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैट से हम लोग बोलेंगे पीपी। उसके अंदर आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब ऑलरेडी पता है, फिक्स एसेट। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, कंप्यूटर्स, ऑफिस इक्विपमेंट। लाइफ स्टॉक मतलब घोड़ा और तुम्हारा गाय। ओके, क्लियर। ऑफिस इक्विपमेंट ना, कंप्यूटर्स नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट वन, इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते हो, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, फॉर्मूला, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजीज मतलब मियाँ मोर का फ्रेंचाइजीज, मैकडोनल्ड्स का फ्रेंचाइजी। क्लियर, ये होता है फ्रेंचाइजीज। ठीक है, ये ओनर नहीं है, ये सब ओनर नहीं है मियाँ मोर का, मियाँ मोर का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अनुकृति का बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्लियर, डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट जैसे पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर डेवलपमेंट। मतलब मैं कुछ वैक्सीन बना रहा हूँ, जो वैक्सीन दूंगा उसके बाद पूरा अकाउंट्स याद हो जाएगा, वो वैक्सीन अंडर प्रोसेस है, वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। नेक्स्ट 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 हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद आता है तुम्हारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि होता है मोर देन 12 मंथ्स का। कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे, इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप में। मतलब कंपनी ये सब जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है एंड बहुत दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी को लोन दिए कंपनी बहुत दिन के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, जैसे कैपिटल एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस एम्प्लॉइज और सप्लाइज को। अदर नॉन करंट एसेट में क्या हो जाएगा, ऑल अदर नॉन करंट एसेट दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव क्लासिफिकेशन, जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इन ये सब। मीटर नहीं हुआ ना सीएससी का, मीटर, मीटर कभी देखिए मीटर, येलो लाइट टिक 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 करके, रेड लाइट टिक टिक करके जलता है, घर पे घर के बाहर मीटर लगा रहता है, तो उसके लिए सीएससी को सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। ठीक है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, जब मीटर लौटाएंगे तब मेरे को मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, तो ये कहाँ पे जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट में जाएगा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। घर में पहले टेलीफोन आता था, ट्रिंग ट्रिंग, उठा के ऐसे बात करते थे, तार लगा रहता था, वो भी क्या हो जाएगा, टेलीफोन ऑपरेटर का तुम्हारा देता। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, वो भी क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब कंपनी चाहता नहीं है बहुत दिन का इन्वेस्टमेंट, कम दिन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन जो दिया हुआ था उसका एक कॉपी एंड पेस्ट। क्लियर, यहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे वही इन्वेस्ट कर रहे हैं बट कम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज, इसके बाद आता है आईटीसी, आई टी एंड सी। पहला इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स मतलब जैसे पेन के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो जाएगा, प्लास्टिक्स, इंक, नीप, लेबलिंग, रॉ मटेरियल। अब वो बना रहे, वर्क इन प्रोग्रेस, बन के रेडी हो गया, फिनिश गुड्स। क्लियर, समझ में आ गया। स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिसको बेचने के लिए रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो सब। स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब स्पेयर्स पर रहता है, गाड़ी का स्पेयर्स। ठीक है, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, आ रहा है गुड्स। ट्रेड रिसीवेबल दो टाइप का आता है, जैसे ट्रेड पेबल में होता था क्रेडिटर्स और बीपी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटर्स और बीआर। कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या हो जाएगा, बैंक डिपॉजिट्स, चेक, ड्राफ्ट, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब चीज क्या हो जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन,
देखो ए शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कंपनी ने लोन दिया है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, तो लोन्स गिवन विच एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन द 12 months। अदर करंट एसेट मतलब प्रीपेड डिविडेंड रिसीवेबल्स, जैसे तुम्हारा होता था ना कि प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब मेरे लिए तुम्हारा एसेट हुआ, एक्रूड इनकम एसेट हुआ, बट कौन सा एसेट है, करंट एसेट है, बट कहाँ पे जाने वाला है, कहीं पे तो नहीं जाने वाले, तो लास्ट में कहाँ पे आने वाला है, अदर करंट एसेट में। क्लियर। कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स बाद में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, नीचे ही दे दिए इसके बाद, ठीक है, नीचे ही दे दिए। व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटीज? दोस लायबिलिटीज which may or may not arise, those liabilities which may or may not arise, they are dependent on happening of a future event, जैसे proposed dividend contingent तुम्हारा लायबिलिटी है। क्यों? बिकॉज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर चाहिए, ये होता है कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये क्या होता है, डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में एज अ इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इज क्लासिफाइड इनटू, जैसे क्लेम्स अगेंस्ट, एग्जांपल क्या क्या है, क्लेम्स अगेंस्ट company not acknowledged debt, bills receivable discounted from the bank not yet due for payment, proposed dividend and other money for which company is contingently liable। तो ये सारा तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा किसका, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। एंड कमिटमेंट क्या होता है, कमिटमेंट मतलब जैसे ये वाला कमिटमेंट मतलब क्या होता है, अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टीज, ये होता है कमिटमेंट, ठीक है, जैसे याद रखना। ये कमिटमेंट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट्स में जस्ट लास्ट में फुट नोट में लिखा देते हैं। हो गया। अब ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ही पूरा एकदम डिटेल्स में फिक्स एसेट के टाइम पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये सब ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोग। ओके, अब यहाँ पे एसेट आया। एसेट कौन सा टाइप का है, दो टाइप का, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब जो करंट एसेट है नहीं है, नॉन करंट एसेट विच आर नॉट करंट एसेट। करंट एसेट में क्या होगा, सेम चीज बट यहाँ पे रीसेल करके विद इन 12 मंथ में पैसा मिलने वाला है, ट्रेडिंग के लिए रखा है, बैलेंस शीट के डेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और तुम्हारा ऑपरेटिंग साइकिल वाला पूरा चीज सेम है, ऑपरेटिंग साइकिल वाला पूरा चीज सेम है। क्लियर, ऑपरेटिंग साइकिल वाला पूरा चीज सेम है, ऑपरेटिंग साइकिल बैलेंस शीट रियलाइजेशन उसके बीच में पहले ही हो गया, करंट है, करंट एसेट है। ऑपरेटिंग साइकिल बैलेंस शीट यहाँ पे है, रियलाइजेशन वहां पे ही हो गया, करंट है। ऑपरेटिंग बैलेंस दोनों के बाद रियलाइज हो रहा है मतलब नॉन करंट है। बैलेंस शीट ऑपरेटिंग साइकिल उसके बीच में रियलाइज हो रहा है, करंट एसेट है। बैलेंस शीट ऑपरेटिंग साइकिल बाद में हुआ मतलब क्लियर। नॉन करंट एसेट में क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स का कोई काम नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। क्या हो गया बेटा, सही है ना सब कुछ? नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तैयार हो रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मेट्रो रेलवे का काम चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब एसेट बन रहा है। और अगर वही इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट होगा मतलब वो कोरोना वायरस का जैसे वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहा था, वो भी क्या हो रहा था, तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आता था। तो प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट में क्या आएगा, ये सब चीज़ ऑलरेडी हम बता दिए थे। इंटेंजिबल एसेट में क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ ऑलरेडी बता दिए थे। पब्लिशिंग राइट, ठीक है, माइनिंग राइट्स, रिसीव्ड फॉर्मूला मॉडल्स, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे शायद वहाँ पे वो सब लिखा हुआ था क्या, पब्लिशिंग राइट, माइनिंग राइट, ये सब क्या हुआ था, लिखा हुआ था क्या, पब्लिशिंग राइट, माइनिंग राइट, ये सब एक बार देखो तो, भूल गए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ हाँ लिखा हुआ था माइनिंग राइट्स। अच्छा, पब्लिशिंग राइट ये सब नहीं लिखा हुआ था, पब्लिशिंग राइट वगैरह नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पे, यहाँ से एक बार अच्छे से पढ़ना, ये यहाँ से एक बार अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट पब्लिशिंग राइट, माइनिंग राइट, मतलब माइनिंग मतलब समझ में आता है, वो खोद के अर्थ के कोर्ट से खोद के निकालते हैं कोल वगैरह, ठीक है, केजीएफ, हाँ वेरी गुड, केजीएफ।
ये देखो, एक्सट्रैक्ट कोल ऑयल, जस्ट ना ना स्टार मतलब जस्ट नाम जानना है कहाँ पे आता है, बस उतना ही पूछेगा नहीं उसके बारे में। ठीक है, रिसीप्ट, फॉर्मूला, मॉडल्स, डिजाइन्स, ये सब तुम्हारा ठीक है इंटेंजल एसेट। नेक्स्ट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी लिख दिए थे, बाकी गुडविल, बैंड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीज़। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब एसेट अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंटेंजल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ये सब अभी भी बन रहा है, जैसे एआई। क्लियर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे बहुत भारी मात्रा में प्रॉपर्टी में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में विद इन 12 मंथ से ज़्यादा। डेफर्ड टैक्स का कोई काम की नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब समझ में आ गया, दे रहे हैं कैपिटल एडवांस दे रहे हैं, अदर लोन्स एंड एडवांस दे रहे हैं, नॉन करंट एसेट दिया रहा है, जस्ट नाम देख के रखना। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अदर में आता है, अदर्स है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, डेट्स, ये सब। उसके बाद करंट एसेट में ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट एंड आईटीसी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। और ऊपर में जो था तुम्हारा करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस वहाँ पे था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट है वो अदर करंट एसेट, नॉन हटा दिया बस। करंट इन्वेस्टमेंट में विद इन 12 मंथ्स, इन्वेंट्रीज मतलब समझ में आ गया, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्लियर। कैश एंड बैंक बैलेंस में, अच्छा सीबीएसई में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है, और आईएससी में कैश एंड बैंक बैलेंस बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद अदर अदर ये, अच्छा कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कमिटमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। डन। इसके बाद इलस्ट्रेशन, एसिड में क्या क्या होता है, नॉन करेंट, करेंट। डन। बताओ नॉन करंट एसेट में कुछ कुछ एग्जांपल क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड अदर करंट नॉन करंट एसेट। अब यही चीज को ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा, ये सब चीज आएगा। उसके बाद करंट एसेट में क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखो नॉन करंट एसेट दिया, इन्वेस्टमेंट दिया होता ना, यही हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डेफर्ड में जो था उसकी जगह हो जाएगा आईटीसी, आईटीसी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस की जगह आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट की जगह आ जाएगा अदर करंट एसेट। क्लियर। अब बोल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एग्जांपल बताओ, हो गया। इंटेंजिबल एसेट का 5 एग्जांपल बताओ, हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल बताओ, हो गया। इन्वेंट्रीज का एग्जांपल बताओ, हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्लासीफाई करो कहाँ पे कौन सा चीज जाने वाला है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ मशीनरी कहाँ पे जाने वाला है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, डन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वही करेंगे खाली, डिपॉजिट विथ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अदर में जाने वाले, और लॉन्ग लॉन्ग नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल। ऑफिस, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, प्लांट भी है क्या, कहाँ पे प्लांट है, प्लांट। ट्रेडमार्क, गुडविल, स्टोर स्पेयर्स, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, सब कहाँ पे आ जाएगा, एडवांस फॉर्म्स, सब्सिडरीज। ठीक है, तो वो आ जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में। इंटरेस्ट एक्टिव ऑन इन्वेस्टमेंट अदर में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाएगा। कैश एट बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, खत्म। जिंदगी में कितना कलर है देखिए, कलर कलर मैच करो समझ में आए। ठीक है।
ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये वाला करके दिखाओ। ये देख, बिल्स रिसीवेबल अंडर ट्रेड रिसीवेबल्स, एग्जैक्टली। इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, अदर करंट लायबिलिटीज। 2020 में आया था। ट्रेड डेटर्स, डेटर्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड इक्विवेलेंट में फिक्स फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री के अंदर पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट। ये तो आराम से हो जाएगा ना, जस्ट देखा लम। 26 मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट, जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लाइसेंस, इंटेंजिबल प्रीमियम रिडेम्पशन, लॉन्ग टर्म, कैपिटल एडवांस, तुम्हारा एडवांस में कैपिटल एडवांस, तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ब्रांड, तुम्हारा एसेट, नॉन करेंट इंटेंजिबल एसेट। क्लियर, बहुत ईजी है। इसके बाद सीबीएसई का सारा सम्स क्लियर, सीबीएसई का सारा सम्स जो भी ईयर में आया था सीबीएसई का, वो सब चीज। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड एंड एम्प्लॉय अर्न लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई में आया हुआ था। लोन रिपेबल ऑन डिमांड मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑलरेडी करवाए थे। एम्प्लॉय अर्न लीव, रिटायरमेंट के टाइम में पेमेंट होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लीव्स इनकैशेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, काइंड लायबिलिटीज। क्लियर, ये सारा सीबीएसई का ईयर क्वेश्चन है। ओके, ये सीबीएसई का सारा ईयर क्वेश्चन है, घर पे एक बार जाके करोगे। क्लियर, शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओनली फॉर आईएससी काउंसिल, यहां से शुरू हो रहा है 29। क्लियर, 29 से तुम्हारा ये वाला जो सम, ये सब चीज सम्स है 29 से, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने देगा। 29 से जो भी सम्स है वो उस पर बैलेंस शीट बनाने देगा। ठीक है, 29 ओनली फॉर ये आईएससी। ओके, उसके बाद ये सब फिर तुम्हारा मेन सबेट जो भी है वो दोनों के लिए है। मेन सबेट जो है वो दोनों के लिए। क्लियर, भर भर के पूरा चीज दिया हुआ है। डन, क्लियर, सीबीएसई में आया हुआ था। ठीक है ना शुद्ध ही क्वेश्चन ना चिलो, ये सारा क्वेश्चन सीबीएसई में जो डेली वाला है। ठीक है, सीबीएसई ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली फॉर सीबीएसई। बट रुक जा बेटा, बाद में पढ़ना। बट हम लोग को ये भी पढ़ना होगा, क्यों? बिकॉज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी आता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी आता है, तो इनकम स्टेटमेंट भी तो पढ़ना होगा। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब हम लोग क्या देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। जस्ट जल्दी से सुनोगे, ये खत्म हो जाएगा, इतना तक रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर ये वाला कंप्लीट करके हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव कॉमन साइज में मूव कर जाएंगे। बैलेंस शीट कैसे कब सीखेंगे, जब हम लोग का कंपैरेटिव कॉमन साइज वगैरह हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में जाके बैलेंस शीट देखेंगे, ओनली फॉर आईएससी काउंसिल। ठीक है ना, सीबीएसई में ना वेस्ट बंगाल में। जस्ट एक बार दिखा रहे, एक बार जस्ट देखो हम लोग इनकम स्टेटमेंट कैसे करते थे। जस्ट सुनो, इनकम स्टेटमेंट कैसे करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे। यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, करंट ईयर फिगर लिखोगे एंड प्रीवियस ईयर फिगर लिखोगे। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम प्लस करोगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, तुम्हारा इनकम वगैरह जो सेल वगैरह है। अदर इनकम मतलब उसके बाद जो भी इनकम होगा वो वहाँ पे। उसके बाद सारा का सारा एक्सपेंस एक के बाद एक लिखना होगा, बट ये लाइन पे लिखना होगा। पहले ये, पहले वो, पहले ये, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए क्या लिखे, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। तो सी फॉर चिंटू, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पास हो जा बेटा, परचेज ऑफ गुड स्टॉक इन ट्रेड, कॉलेज चेंज इन इन्वेंट्री, एग्जाम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डांस करेंगे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ऑनलाइन अदर एक्सपेंसेस। तो क्या लिखोगे, चिंटू पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर ऑनलाइन नाचेंगे डांस करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। इन टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उससे टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। क्लियर, ये नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग देखेंगे, संडे कल क्लास में
उसके बाद कल कंपैरेटिव कॉमर्स शुरू करने वाले। तो ये एकदम, तो 2 क्लास में हम लोग का क्या हो गया, लाइबिलिटीज एंड एसेट कंप्लीट हो गया। क्लियर, लाइबिलिटीज एसेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट कल करके हम लोग कंपैरेटिव कॉमर्स भी फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।